हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IT प्लस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग जो दृष्टि की आई मैगजीन आती है, आँख वाली दृष्टि जो है, उसका हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसे उसमें एक एक टॉपिक करके सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। अब उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन करें। अब यह PDF जो संतोषी IAS एक संस्थान है उसके द्वारा हम हमने प्राप्त की है, और इसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। इन्होंने क्या किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव ढंग से इसको बताया है। ठीक, चलिए ठीक। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, याद रखना। वन नेशन वन इलेक्शन रिफर्स टू होल्डिंग इलेक्शन फॉर विच द फॉलोइंग सिमुलटेनियसली। ठीक, एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसके चुनाव एक साथ कराए जाने से है। तो याद रखना आपका ये पहला वाला है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और स्थानीय निकाय का जो चुनाव है, इन चुनाव को एक साथ कराने का प्रावधान है। क्लियर। फिर अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है, भारत में समकालिक चुनाव का चक्र किस वर्ष टूट गया। देखिए, अभी तक सब चुनाव एक साथ हो रहे थे, लेकिन वर्ष 1967 से क्या हुआ, जो एक साथ चुनाव हो रहे थे उनका यह क्रम टूट गया और चुनाव अलग अलग होने लगे। विधानसभा का अलग और लोकसभा का अलग और स्थानीय निकाय अलग। ठीक। फिर अगला है, भारत में बार बार होने वाले भारत में बार बार होने वाले चुनाव के चक्र को समाप्त करने की सिफारिश किस सरकारी निकाय ने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय विधि आयोग ने। इसने की है, भारतीय विधि आयोग ने कहा है कि जो बार बार चुनाव होते हैं इनसे बहुत ही नुकसान होता है देश की राजनीति के लिए, और आर्थिक भी नुकसान होता है। इसलिए इनको सब चुनाव को एक साथ मिलाने की सिफारिश की किसने, भारतीय विधि आयोग ने। क्लियर। अब अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को मंजूरी दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 सितंबर 2024 को 18 सितंबर 2024 को इसकी मंजूरी दी गई है। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की है। क्लियर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। और 7+1 मतलब एक, इसमें जो राष्ट्रपति कोविंद वो अध्यक्ष है, बाकी इसके क्या है, 7 सदस्य। क्लियर, याद रखना। फिर अगला है, किस रिपोर्ट में विधि आयोग ने बार बार चुनाव के अंत की सिफारिश की। तो यह विधि आयोग की किस नंबर की रिपोर्ट थी। तो 170वीं रिपोर्ट थी। किस नंबर की थी, 170वीं नंबर की थी। फिर अगला बात करते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के अनुसार चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे। तो याद रखना, मात्र 2 चरणों में। सारे चुनाव, पूरे देश में चुनाव कितने चरणों में हो जाएगा, 2 चरणों में। क्लियर। फिर एक राष्ट्र एक चुनाव के पहले चरण में कौन से चुनाव होंगे। तो आपको बता दिया जाएगा कि राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पहले चरण में होंगे। उसके बाद जो बचे हुए चुनाव हैं, जो निकाय वाले हैं, वो दूसरे चरण में होंगे। ठीक। फिर है अगला, एक राष्ट्र एक चुनाव में पहले चरण के बाद कितने दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव, जैसे लोकसभा के हो गए और विधानसभा के हो गए, अब उसके कितने दिनों के अंदर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे, स्थानीय निकाय चुनाव। तो आप याद रखना, 100 दिन के अंदर ये चुनाव करवा लिए जाएंगे। क्लियर। अगला है, संविधान का कौन कौन सा अनुच्छेद संसद की अवधि से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 83 में संसद की अवधि का उल्लेख है, अनुच्छेद 83 में। अगर बात करें आप, 356 क्या है, 172 क्या है, तो इन पे भी आप याद रखेंगे। और 368 क्या है। ठीक। फिर अगला है, एक राष्ट्र एक चुनाव के पहले चरण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन। तो 2 अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। पहले संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है। तो अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 172 में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता अनुच्छेद 368 के अनुसार कितनी शर्तें पूरी करनी होगी, 2। कितनी, 2 शर्तें पूरी करनी होगी, तब ये हो पाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र एक चुनाव की उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है। तो याद रखना, रघुराम राजन जो हैं, ये इसके सदस्य नहीं है। तो इसमें सदस्य कौन कौन है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद हैं, सुभाष कश्यप हैं,
अर्जुन राम मेघवाल हैं, याद रखना। ठीक, फिर अगला है, एक राष्ट्र एक चुनाव के किस चरण के लिए आधे से अधिक राज्यों की समर्थन की आवश्यकता होगी? तो याद रखना पहला चरण जो है उसके लिए, इसके लिए पहले चरण के लिए। अब पहले चरण में क्या है, इसे लिखा है 368 में संशोधन की दो शर्तों को पूरा करना होगा। प्रथम शर्त है कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है। दूसरी शर्त है प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में हो। क्लियर। फिर अगला है, एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति के सचिव कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सचिव है नितिन चंद्र ये सचिव। क्लियर। किस संवैधानिक अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं की अवधि, अच्छा विधानसभा की अवधि पूछ लीजिए, तो विधानसभा की 172 और लोकसभा की 172 में विधानसभाओं की अवधि है और अनुच्छेद 83 में लोकसभा की। क्लियर। फिर अगला है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का उद्देश्य किसके कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को कम करेगा? तो बार बार जो चुनाव होते हैं इस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर है, पीएम आशा योजना को मूल रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो 2018 में। कब? 2018 में। यह योजना है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो पीएम आशा योजना जो है यह किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देना, मतलब जो किसान लोग फसल पैदा करते हैं उसको उच्च मूल्य देने की बात कही गई है पीएम आशा योजना के आधार। ठीक। फिर अगला है, पीएम आशा किस बजट घोषणा के अंतर्गत शुरू हुई थी? तो याद रखना बजट 2018 का जो बजट था इसके अनुसार यह योजना शुरू हुई थी। क्लियर। फिर अगला है, वर्ष 2024 की मंजूरी के अनुसार वर्ष 2025-26 तक पीएम आशा पर कितना व्यय होने का अनुमान है? तो 30,000 करोड़। कितना? 30। ठीक है। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पीएम आशा? अच्छा, पीएम आशा योजना का घटक नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीएम आशा योजना का घटक क्या नहीं है? तो भैया जो खादें डालते हैं लोग, यह इसका उद्देश्य नहीं है, इसके द्वारा खेती ना करने का उद्देश्य। ठीक है। रेगुलर पीएम आशा का कौन सा घटक उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण में मदद करता है? तो आपको पता है, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य स्थिरीकरण कोष। ठीक। अब है, पीएम आशा के अंतर्गत पीएसएस का क्या अर्थ है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए पीएसएस का, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। क्लियर। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान ये शुरू हुआ है, तो ग्राम अभियान है क्या? तो यह अभियान के माध्यम से जनजाति समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है। अगला है, इस योजना के तहत लगभग कितने जनजाति गांवों को लाभ मिलेगा? ये भी पूछा जाएगा। 63,000 गाँवों को। कितने? 63,000। ठीक। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से लगभग कितने जनजाति लोगों को लाभ होगा? तो आप याद रखेंगे 5 करोड़। कितने? 5 करोड़ लोगों को लाभ होगा। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए कुल बजट कितना होगा? तो ये याद रखना, बजट 79,156 करोड़, 79,156 करोड़। फिर अंतिम प्रश्न है, इस योजना के कुल बजट में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? तो केंद्र सरकार का जो है तो 56,53 करोड़ रुपए है, बाकी राज्य सरकार का है। तो इस प्रकार से हमने 30 प्रश्न आपको कराए। अब इस प्रकार से ये धीरे धीरे मैगजीन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इनको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।